सभी छात्रों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छात्र आई होप यू, उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सभी छात्रों, आपके लिए 2026 के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आंसर्स लेके आए हैं। आपका फसल उत्पादन ये लेकर आए हैं छात्रों। आप उम्मीद है अच्छे से पढ़ेंगे और छात्रों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए जिससे सभी दोस्तों तक पहुंच सके, जिसको ज़रूरत है उसको पहुंच सके। तो सभी छात्र अपने दोस्तों, अपने मित्रों को वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं छात्रों। इकाई 1 है जल निकास। जल निकास छात्रों आपको समझ में आता होगा। जल निकास तो जल निकास जो है वो आपका खेतों में जो पानी भरा रहता है, जो बरसात का पानी अनावश्यक जल होता है जिसकी आवश्यकता नहीं होती है, उस पानी को खेत से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। छात्रों शुरुआत करते हैं। देखिएगा, पहला हमारा क्वेश्चन है जल निकास की परिभाषा दीजिए। जल निकास की परिभाषा छात्रों, फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह अथवा अधोस सतह से अतिरिक्त जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है छात्रों? जल निकास कहलाता है। यानी कि फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए भूमि की सतह पर जो पानी एकत्रित हो जाता है, उस पानी को जो कृत्रिम रूप यानी मनुष्य के द्वारा जो निकाला जाता है उससे हम जल निकास कहते हैं। इसकी एक परिभाषा और है, खेत में भरे हुए अनावश्यक पानी को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। देखते हैं छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन, जल निकास के उद्देश्य या महत्व क्या है? यानी कि जल निकास और उसके उद्देश्य या फिर महत्व क्या है? जल का निकास हम किस लिए करते हैं? तो जल निकास का उद्देश्य देखिएगा, भूमि में उचित तापक्रम बनाए रखने के लिए जल का निकास किया जाता है। यानी भूमि में जो भूमि होती है उसमें जो पानी भर जाता है उस पानी को निकाल देते हैं जिससे उसका तापक्रम क्या रहता है? सही बना रहता है। भूमि की भौतिक दशा सुधारना जल निकास का उद्देश्य है। भूमि को दलदल होने से रोकना ये भी जल निकास का उद्देश्य है। भूमि में हानिकारक लवणों को एकत्रित न होने देना, भूमि में वायु संचार बढ़ाना, फसलों में क्रियाएं यानी कि फसलों में कृषि क्रियाएं समय पर करना, हानिकारक कीटाणु को नष्ट करना, यही कारण है जल निकास के उद्देश्य या महत्व। इन्हीं उद्देश्यों के कारण जल निकास किया जाता है। छात्र समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ये आपके 2026 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। ध्यान रखें छात्रों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर भी करें जिससे सभी छात्रों तक ये वीडियो पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छात्रों, जल निकास की आवश्यकता क्यों होती है? इन्हीं 5 कारणों को लिखिए। यानी कि जो जल निकास होता है उसकी आवश्यकता हम क्यों है, जल निकास क्यों करते हैं, ऐसे क्या कारण हैं? देखिएगा, जिन क्षेत्रों में
जल स्तर ऊंचा पाया जाता है वहाँ जल निकास आवश्यक है। यानी कि जिन क्षेत्रों में जल स्तर का मतलब होता है छात्रों, ये आपकी जो भूमि है इसके नीचे जो जल भरा हुआ है, तो जल का जो स्तर होता है किसी किसी में ऊपर तक होता है जल का स्तर। तो जल का स्तर जो ऊपर तक होता है वहाँ जल निकास करना आवश्यक होता है। निचली भूमियों में खड़ी फसलें अत्यधिक पानी के कारण नष्ट हो जाती है छात्रों। निचले स्थानों पर स्थित भूमियों में वर्षा ऋतु में पानी भर जाता है और फसलों की समय से बुवाई करने में बाधा आती है। नेक्स्ट देखिए छात्रों, निचले स्तर में कड़ी पर उपस्थित होने के कारण पानी नीचे की सतह पर नहीं पहुंच पाता और ऊपरी सतह पर एकत्रित होता है। जैसे छात्रों आपने देखा होगा कि कुछ भूमियां जो होती हैं उनकी परतें, इनकी जो परतें होती हैं वो परतें आपकी कड़ी परतें होती हैं। तो कड़ी परतों के कारण यहाँ पर जल का अवशोषण नहीं हो पाता, तो इस कारण नीचे की सतह में जल नहीं पहुँच पाता और जल ऊपर ही एकत्रित हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा छात्रों, उम्मीद करते हैं आपको सही से समझ में आ रहा होगा। जिन क्षेत्रों में चिकनी मिट्टी पाई जाती है पानी कम मात्रा में सोखती है। चिकनी मिट्टी छात्रों जो होती है वो पानी को बहुत कम मात्रा में सोखती है और फसल स्वरूप पर्याप्त पानी भूमि की ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर छात्रों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, खेत में उचित जल निकास न होने से कौन कौन सी हानियाँ होती हैं। खेत का उचित जल निकास न होने से निम्नलिखित हानियाँ होती हैं। छात्रों अगर ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हो तो पन्नू मार्केट स्टेशन रोड को चौराहा गौहर भिंड में आप ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं, ठीक है छात्रों। ऑनलाइन क्लास तो आपकी चल ही रही है, ऑनलाइन क्लास आपकी चल रही है द मेगा माइंड क्लासेस पर। तो देखिएगा छात्रों, खेत में उचित जल निकास इसलिए आवश्यक है तो भूमि के रंध्र कूपों में जल भर जाता है जिसके कारण लाभप्रद कीटाणु अपना कार्य करना बंद कर देते हैं छात्रों। धीरे धीरे क्षारीय हो जाती है भूमि, जो है धीरे धीरे कैसी हो जाती है छात्रों, क्षारीय हो जाती है। भूमि का तापक्रम गिर जाता है, उचित समय पर जुताई नहीं हो पाती, भौतिक दशा खराब हो जाती है और भूमि दलदल हो जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल निकास का भूमि एवं पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जल निकास का छात्रों ये गलत हो गया है। जल निकास का भूमि एवं पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जल निकास का जो प्रभाव है, मृदा के वायु संचार में सुधार होता है, मृदा के तापक्रम को उचित बनाए रखने में, मृदा में उपस्थित लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि। जल निकास में पौधे का क्या प्रभाव है, पौधे की उपज में वृद्धि होती है, पौधे की जड़ें पर्याप्त गहराई तक होती हैं जिससे पौधे मजबूत व पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, जल निकास पर प्रभाव डालने वाले 4 कारकों के नाम लिखिए। तो जल निकास पर प्रभाव डालने वाले कारकों के निम्न नाम है। नंबर 1, भूमि की सतह। हल्की भूमियों में जल निकास आसानी से होता है जबकि भारी भूमियों में जल निकास उचित प्रबंध आवश्यक होता है। अगली हेडिंग है भूमि की ढाल। तो ढालू भूमि में जल निकास आसानी से होता है जबकि कम ढाल वाली भूमि में जल निकास हेतु नालियां बनाई जानी चाहिए। अधिक ढाल वाली भूमियों में जल निकास के साथ होने वाली मृदा कटाव को रोकने के लिए निकास नाली ढाल के विपरीत दिशा बनाना। नेक्स्ट है भूमि की कीमत। अधिक महंगी भूमि में जल निकास के समय मृदा के कण बहे नहीं, इसके लिए नालियां बंद बनाई जानी चाहिए। अनावश्यक जल देखिएगा,
जिस भूमि से अधिक मात्रा में जल निकास करना हो वहाँ खुली नालियाँ बनाते हैं। जल निकास, जल निकास ये गलत लिख गया छात्रों, जल निकास है, ये जल निकास है छात्रों। किन दशाओं में खेत में अनावश्यक जल एकत्रित हो जाता है? तो दशाओं में खेत में जल, निम्न दशाओं में खेत में जल एकत्रित होता है। एक तो अधिक वर्षा होने से, दूसरा सिंचाई के तुरंत बाद वर्षा होने से। यानी कि अधिक वर्षा होने से क्या हो जाता है, जल एकत्रित हो जाता है खेतों में। सिंचाई कर रहे हैं, सिंचाई के तुरंत बाद बारिश हो जाती है, तब भी छात्रों जल एकत्रित हो। निचले धरातल वाली मृदा में और भूमि के नीचे कठोर परत, कठोर पर नहीं छात्रों, ये गलत है, यहाँ पर परत होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चट्टानों से घिरी हुई मृदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छात्रों, जल निकास गुणांक तथा केशीय जल किसे कहते हैं? तो जल निकास गुणांक जो है छात्रों, एक दिए गए क्षेत्र से 24 घंटे में जितने जल की निकासी होती है उसे जल निकास गुणांक कहते हैं। तो सभी छात्रों आपको पता है कि जो जल निकास होता है, यानी कि जिस क्षेत्र में 24 घंटे में जितने जल का निकास हुआ है उसे जल निकास गुणांक कहते हैं। केशीय जल क्या है? केशीय जल क्या है? तो मिट्टी के कणों के बीच जो रिक्त स्थान पाया जाने वाला है, जल जिसे पौधे ग्रहण कर लेते हैं उसे केशीय जल कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों आपका, सिंचाई और जल निकास में अंतर क्या है? सिंचाई और जल निकास में अंतर क्या है? ठीक है छात्रों, तो देखिएगा, खेत में पानी देने की क्रिया सिंचाई कहलाती है। खेत से पानी बाहर निकालने की क्रिया जल निकास कहलाती है। सिंचाई का पानी खेतों तक पहुंचाने वाली नालियां खेतों से ऊंची बनाई जाती हैं। यह नालियां जल भूमि के धरातल से नीचे बनाई जाती हैं। इन नालियों की आवश्यकता वर्ष भर होती है और इन नालियों की आवश्यकता मुख्यतः वर्षा ऋतु में ही होती है। सिंचाई से भूमि में जल स्तर ऊपर होता है, जल निकास से जल स्तर नीचे गिरता है, वाटर लेवल नीचे गिरती है, वाटर लेवल ऊपर बढ़ती है। सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी अन्य घरेलू भी उपयोग में आ सकता है, लेकिन जल निकास का पानी अन्य उपयोग में योग्य नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर छात्रों, जल निकास की प्रणालियाँ क्या हैं? तो जल निकास की विभिन्न प्रणालियाँ जो हैं, भूमि के अंदर नालियाँ खेत के धरातल को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। जल निकास प्रमुख प्रणालियाँ निम्न हैं। नंबर 1, नेचुरल सिस्टम यानी कि प्राकृतिक प्रणाली। प्राकृतिक प्रणाली जो है छात्रों, इस प्रणाली में क्या होता है? इस प्रणाली में नालियाँ भूमि के प्राकृतिक ढाल के साथ साथ अपनी दिशाएं बदलती रहती हैं और अंत में मुख्य नाली द्वारा नदी या तालाब में पानी छोड़ दिया जाता है। ये छात्र आपकी प्राकृतिक नाली प्रकृति के द्वारा ढाल के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है हेरिंगबोन प्रणाली क्या है? छात्र देखिएगा, इस प्रणाली में मुख्य नाली खेत के बीचों बीच बनाई जाती है और सहायक नालियाँ इसमें आकर के मिल जाती हैं, जिससे हेरिंगबोन प्रणाली बोलते हैं। ग्रिडॉन प्रणाली क्या है छात्रों? इस प्रणाली में मुख्य नाली खेत के उस भाग पर बनाई जाती है जिसका धरातल नीचा होता है, सहायक जल निकास इसमें आकर मिल जाते हैं। तो सभी छात्रों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे सभी छात्रों तक ये वीडियो पहुंच सके और ये वीडियो 2026 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ध्यान रहें, ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें और ये 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। छात्रों, जल निकास की जो विधियां हैं
दो प्रकार की होती हैं। एक पृष्ठीय जल निकास होता है, एक भूमिगत जल निकास होता है। पृष्ठीय जल निकास की जो नालियाँ हैं, अस्थायी नाली है, टेम्पररी ड्रेन्स है, कट आउट ड्रेन्स है यानी, और स्थायी नालियाँ, परमानेंट नालियाँ समतल भूमि में मेड़ों को काट कर, ये आपकी पृष्ठीय जल निकास नालियाँ हैं। भूमिगत जल निकास नालियाँ या दो पृष्ठीय जल निकास नालियाँ अंडरग्राउंड ऑफ सब सरफेस ड्रेन्स, तो टाइल ड्रेन्स होती है, स्टोन ड्रेन्स, मोल्ड ड्रेन्स, पाइप ड्रेन्स, पोल ड्रेन्स, ये पाई जाती हैं। सभी छात्रों, पृष्ठीय जल निकास की विधियाँ जो हैं यही है। छात्रों ध्यान से पढ़िएगा, और छात्रों आपको नोट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन छात्रों को नोट्स चाहिए उनको नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ लेने के लिए छात्रों इन नंबरों पर संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। सभी छात्रों को बढ़ते हैं आगे की तरफ। छात्रों तो पृष्ठीय जल निकास नालियाँ और पृष्ठीय जल निकास नाली क्या है, तो हम पढ़ेंगे। अस्थायी नाली टेम्परेरी ड्रेन्स क्या है, तो अस्थायी नालियाँ बरसात के दिनों में जल निकास के लिए बनाई जाती हैं और बरसात के बाद इन्हें नष्ट किया जा सकता है। तो अस्थायी नाली के लाभ क्या हैं? एडवांटेज लाभ जो है, इनके निर्माण में श्रम एवं पूंजी कम लगती है और इनकी सफाई करने में खर्च कम आता है, और इन नालियों में फसल भी बोई जा सकती है। इन नालियों में जल निकास आसानी से हो जाता है। हानियाँ देखिएगा, तो हानियाँ छात्रों, अस्थायी नाली की उपयोगी कृषि भूमि नष्ट हो जाती है और कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल कम हो जाता है। प्रति वर्ष मरम्मत और खुदाई करनी पड़ती है, अतः व्यय अधिक होता है। आगे देखिएगा, भूक्षरण की संभावना बढ़ जाती है छात्रों, और इनमें अधिक संख्या में खरपतवार उगाते हैं जो खेती की निराई में समस्या उत्पन्न करते हैं। स्थायी नाली क्या है? परमानेंट ड्रेन्स क्या है? तो निचले स्थानों पर जहां जल निकास की समस्या अधिक होती है वहां जल निकास सहायक नालियां या पक्की नालियां बनाई जाती हैं। ये सहायक नालियां मुख्य नाली में आकर एकत्रित हो जाती हैं, जहां से पानी नाले या नदियों में छोड़ दिया जाता है। तो स्थायी नाली के लाभ देखिएगा, यह स्थायी नाली होती है, अतः मरम्मत एवं सफाई करने में व्यय नहीं करना पड़ता। हानियाँ देखिएगा, प्रारंभिक व्यय अधिक करना पड़ता है और तकनीकी श्रमिकों की आवश्यकता होती है, अधिक समय निकास के लिए लगता है, कृषि क्रियाओं में बाधा नहीं पड़ती है। यह एक वैज्ञानिक विधि है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर छात्रों। अभी तो आपके क्वेश्चन है, तो छात्रों आई होप यू इतना ही रखेंगे। छात्रों आप लोगों को, जिन छात्रों को नोट्स चाहिए उनको नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी छात्रों, और पढ़ना शुरू कर दीजिए छात्रों। अभी आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो आपके पास 5 महीने हैं छात्रों। 5 महीने में आप अपनी पढ़ाई को बदल सकते हैं छात्रों। तो अच्छी तरीक़ा से पढ़िएगा और ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चनों से कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है। तो सभी छात्र ध्यान दें, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी छात्रों। उम्मीद है आपको चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी वीडियो डाले जाएं सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है छात्रों, सभी छात्रों को नमस्कार।